दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 36 एलिमेंटल आर्चमिज। जब दीनानाथ ने राहुल को दूसरे महल में ले गया जो छोटा था और अंदर चला गया, किसी ने भी वास्तव में उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बेशक हर कोई एल्डर ओनुक नहीं है। वे दोनों महल में मेज पर पहुंचे। मेज के पीछे की महिला ने दीनानाथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए एल्डर दीनानाथ? दीनानाथ भी जवाब में मुस्कुराए और राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन अंजलि, यह मेरा छोटा भाई है। राहुल, मेरे अधिकार के अनुसार कोर एल्डर के रूप में मैं अपने दो रिश्तेदारों को इस तैरते हुए द्वीप के अंदर रहने की अनुमति दे सकता हूँ। अंजलि ने राहुल की ओर देखा और फिर दीनानाथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं आपके रिश्तेदार के रूप में उसका नाम दर्ज कराऊंगी, ठीक है? हाँ, धन्यवाद, बहन अंजलि। बाद में दीनानाथ राहुल को महल के बाहर अपने नए घर में ले गया। अपने नए घर को देखते हुए, जिसके चारों ओर एक निजी क्षेत्र था, राहुल ने सोचा, तो यह मेरा नया घर है। ये बहुत अच्छा है। उद्धरण। ये घर एक छोटे से बंगले की तरह था। ये सफेद पत्थरों से बना हुआ प्रतीत होता था और बहुत अच्छे डिजाइन के साथ ठोस दिखता था। हालांकि यह पृथ्वी पर मिलने वाले डिजाइनों जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह अच्छा लगता है। यहाँ पहुंचकर दीनानाथ अंदर नहीं गया और बस इतना ही कहा, यह आपका नया घर है, अब आप अपना मौलिक समुद्र बनाकर अभ्यास शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरा सुझाव है कि आप अपना मौलिक समुद्र बनाने से पहले अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर की धूसर अशुद्धता को साफ कर लें। दीनानाथ ने बोलने से पहले एक सांस ली। जैसा कि आप जानते हैं, आत्मीयता का ग्रेड जितना अधिक होगा, एलिमेंटल जादूगर का उनका मार्ग उतना ही आसान होगा जब तक कि वे एलिमेंटल मैच तक नहीं पहुंच जाते। और ऐसा लगता है कि आपके पास एक उच्च ग्रेड पीक ग्रेड एफिनिटी है। आपको अपनी मौलिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में परेशानी होती है और वर्तनी आवरण के लिए यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। दूसरी पुस्तक के अंत में सूचीबद्ध मंत्र विधियां हैं, आप उन्हें पढ़ और सीख सकते हैं। लेकिन पहले ग्रे अशुद्धियों को साफ करें ताकि जब आप तात्विक ऊर्जा को अवशोषित कर ले तो आप रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट बनाने के बाद उन्हें सीधे परिष्कृत कर सकें और उस कठिन काम को छोड़ दें जो तात्विक जादूगरों को करना है, और सीधे एलिमेंटल आर्कमेज बन जाते हैं। राहुल ने सिर हिलाया और उत्साह से सोचा, अरे, तो मैं सीधे एक एलिमेंटल आर्कमेज बन सकता हूँ। उद्धरण। राहुल की अभिव्यक्ति को देखकर दीनानाथ ने कहा, आप उसमें अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। यदि वे अपने मानसिक क्षेत्र को अनलॉक कर सकते हैं तो मौलिक जादूगर तक पहुंचने से पहले वे इसी तरह मौलिक जादूगर चरण को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक परिक्रामी शोधन द्वार बनाना भी इतना आसान नहीं है। कोई भी पहली कोशिश में सफल नहीं होता है और जब आप इसे बनाने में विफल होते हैं तो ये सीधे विस्फोट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी मानसिक ऊर्जा की कुल निकासी होती है और मानसिक स्वास्थ्य को कुछ नुकसान होता है। उद्धरण चिन्ह। राहुल बस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं औरों से अलग हूं। दीनानाथ ने राहुल को विदाई देते हुए अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा, तब तक आप मानसिक दायरे में सभी ग्रे अशुद्धियों को दूर करने की कोशिश करना। फिर दीनानाथ चला गया। दीनानाथ के जाने के बाद राहुल अपने नए घर के अंदर चला गया। उसने इधर उधर देखने में समय बर्बाद नहीं किया और राहुल ने पुस्तक की ओर देखा और पुस्तक को देखकर कहा, जब मैं ध्यान से इस पुस्तक को देख रहा हूं तो इस पुस्तक में केवल कुछ पन्ने हैं। उद्धरण। राहुल ने पहला पन्ना खोला जिसका परिचय वही था जो उसे अपने पुराने घर में मिली किताब से मिला था। उसने 3 पन्ने पलटे और अगले चरण का विवरण पाया। चरण 6, एलिमेंटल आर्कमेज। एक एलिमेंटल आर्कमेज बनने के लिए किसी को अपने एलिमेंटल सी के अंदर एक रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट बनाने की जरूरत है, जो कि उनके एलिमेंटल सी के अंदर की सारी ऊर्जा को एलिमेंटल मैच स्टेज में मैन्युअल रूप से परिष्कृत करने के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है।
रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट का उपयोग यह है कि अब से उन्हें सामान्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अपनी ऊर्जा को मैन्युअल रूप से परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब वे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वे इसे रिवॉल्विंग रिफाइनमेंट गेट से गुजरते हैं जो ऊर्जा को परिष्कृत करता है उनके मौलिक सागर के अंदर जाने से पहले। इस तरह वे एलिमेंटल मैच के विपरीत अपने एलिमेंटल सी के अंदर लगातार परिष्कृत एलिमेंटल एनर्जी से भरे रहते हैं, जिन्हें उन्हें मैन्युअल रूप से परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, और यदि वे युद्ध में इसका उपयोग करते हैं तो परिष्कृत तात्विक ऊर्जा जल्दी से समाप्त हो जाती है। चरण 7, मौलिक ओवरलोड। इस स्तर तक पहुंचने के लिए एलिमेंटल आर्कमेज को अपने तात्विक समुद्र के अंदर गैसीय तात्विक ऊर्जा को तरल रूप में बदलने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मिस्टिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि मानसिक ऊर्जा का एक उच्च रूप है, और रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करना सबसे कठिन चरण है, क्योंकि रहस्यमय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, और एक बार जब वे मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को सफलतापूर्वक समझ लेते हैं तो उन्हें आंतरिक राक्षसों की परीक्षा पास करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब वे सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी मानसिक ऊर्जा सफलतापूर्वक रहस्यवादी ऊर्जा में बदल जाते हैं, और उनका मानसिक क्षेत्र भी रहस्यवादी क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आकार में वृद्धि और नई काली अशुद्धियां होंगी, जो तब काली अशुद्धियों को साफ करके रहस्यवादी ऊर्जा के उनके भंडार को बढ़ाएंगी। एपिसोड 37, मंत्रन की सूची। इस स्तर तक पहुंचने के लिए एलिमेंटल आर्कमेज को अपने तात्विक समुद्र के अंदर गैसीय तात्विक ऊर्जा को तरल रूप में बदलने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मिस्टिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि मानसिक ऊर्जा का एक उच्च रूप है, और रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करना सबसे कठिन चरण है, क्योंकि रहस्यमय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, और एक बार जब वे मानसिक ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति को सफलतापूर्वक समझ लेते हैं तो उन्हें आंतरिक राक्षसों की परीक्षा पास करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब वे सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी मानसिक ऊर्जा सफलतापूर्वक रहस्यवादी ऊर्जा में बदल जाते हैं, और उनका मानसिक क्षेत्र भी रहस्यवादी क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आकार में वृद्धि और नई काली अशुद्धियां होंगी, जो तब काली अशुद्धियों को साफ करके रहस्यवादी ऊर्जा के उनके भंडार को बढ़ाएंगी। राहुल ने फिर अगले पृष्ठ पर जाकर देखा कि अगले चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल मंत्र थे। राहुल ने फिर अगले पृष्ठ की ओर रुख किया, ये देखने के लिए कि अगले चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मंत्रों की शुरुआत थी। मंत्र सभी प्रकार के रूपों में आते हैं, वे विशुद्ध रूप से मौलिक ऊर्जा से बने होते हैं। विभिन्न मंत्रों को कल्पना की क्षमता के शीर्ष पर एक अलग तरह के नियंत्रण और ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आप एक मंत्र बनाना चाहते हैं और फिर उसे छोड़ना चाहते हैं तो तीनों चीजों को संतुलित करने की आवश्यकता है। याद रखें, आपको अपनी कल्पना के साथ ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण के साथ ऊर्जा की सही मात्रा और वर्तनी की सही संरचना की आवश्यकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसका आकार या संरचना बनाने के लिए आपको पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता है। टिल्डा एक मंत्र कैसे बनता है और कैसे जारी किया जाता है? टिल्डा ऊर्जा हमारे मौलिक समुद्रों में गैसीय रूप में है, और उसके बाहर आने के बाद हम उन्हें अपने संबंधित मौलिक रूप में बदल सकते हैं। फायर एलिमेंट ऊर्जा हमारे मौलिक समुद्र से बाहर आने के बाद आग में बदल सकते हैं। जल तत्व ऊर्जा के बाद हमारे तात्विक समुद्र से निकलकर जल में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी की तात्विक ऊर्जाओं में हमारे तात्विक समुद्र से बाहर आने के बाद पृथ्वी में बदला जा सकता है, आदि। यह एक प्राकृतिक क्षमता है जो हमें तात्विक आत्मीयता को जगाने के बाद मिलती है। एक मंत्र बनाने से पहले आपको अपनी मौलिक ऊर्जा के पूर्ण नियंत्रण में होना होगा। कुछ मंत्रों के लिए कम मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ मंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप अभी के लिए केवल 10 किलोग्राम भार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, लेकिन आप अगर 20 किलोग्राम भार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप 100% विफल हो जाएंगे और यहां तक कि खुद को भी नुकसान भी पहुंचाएंगे। अब जादू बनाने पर अपने एलिमेंट को एक निश्चित मात्रा में मौलिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के बाद
आप इसे बाहर की ओर प्रक्षेपित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए अपने हाथ या पैर में, कहीं भी आप चाहते हैं। इसके बाहर आने के बाद आपको कल्पना करनी होगी आप अपनी मौलिक ऊर्जा को देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फायरबॉल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में मौलिक ऊर्जा को संपीड़ित कर सकते हैं और फिर इसे आग के गोले में बदल सकते हैं जो किसी चीज या किसी के संपर्क में आने पर फट जाता है। प्रत्येक तात्विक ऊर्जा के अपने गुण होते हैं, लेकिन उनका उपयोग स्वयं तात्विक जादूगर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आग बहुत गर्म और विनाशकारी है, लेकिन ये तात्विक जादूगरों की भी सहायता कर सकती है। ऐसा ही एक फायर मंत्र है, विंग्स ऑफ फायर। प्रत्येक एलिमेंट के असीमित उपयोग होते हैं, ये स्वयं मौलिक जादूगर पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन पता है कि आपको नियंत्रण, राशि और कल्पना के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। आप 100 ग्राम मिट्टी से घर नहीं बना सकते। मिट्टी से घर बनाने के लिए आपको घर के डिजाइन के साथ साथ भारी मात्रा में मिट्टी की जरूरत होती है। मंत्र बनाना भी ऐसी ही बात है। आपको अपनी कल्पना के साथ पर्याप्त नियंत्रण और वर्तनी की सही संरचना के साथ सही राशि की आवश्यकता है। नीचे बताई गई संरचना के साथ कुछ मंत्र दिए गए हैं। यदि आप अपने आप में आश्वस्त हैं तो आप स्वयं मंत्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों की खोज करना बेहतर है, क्योंकि पिछले कुछ हजार वर्षों में तात्विक जादूगरों ने सभी प्रकार के मंत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सभी स्तरों से जादू के स्तर हैं, लेकिन यह एक बिजलीगर के लिए अर्थहीन है, क्योंकि सबसे निचले स्तर का आग का गोला भी उनके हाथों में बहुत विनाशकारी हो सकता है। कैसे? अच्छी तरह से बस एक उच्च मात्रा में ऊर्जा जोड़ें और जादू जारी करने से पहले इसे और अधिक संपीड़ित करें। सभी प्रकार मंत्रों की सूची। आक्रामक मंत्र। आग का गोला। पहले समझाया विस्फोट क्षति। वाटरबॉल, आग के गोले की तरह, लेकिन आग की लपटों को फोड़ने के बजाय यह उच्च दबाव में पानी को बाहर निकाल देता है। फायर लेजर, अत्यधिक सूक्ष्म नियंत्रण और संपीड़ित रूप में मौलिक ऊर्जा की निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता है, बहुत उच्च प्रवेश शक्ति। वाटर कैनन, हल्के संपीड़ित रूप में जल ऊर्जा के ठीक नियंत्रण और निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता है। कुंद क्षति और भारी क्षति। विंग्स ऑफ फायर, अत्यधिक उच्च नियंत्रण और तात्विक ऊर्जा को लहराते रूप में निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे संपीड़ित करने के बजाय आप उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाने के लिए ऊर्जा को लहराते रूप में नियंत्रित करते हैं। उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई मानसिक ऊर्जा को अनलॉक नहीं करता है। मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के बाद वे आग के पंखों के साथ तेजी से उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। पावरहाउस के हाथों में यह सहायक मंत्र शक्तिशाली हो सकता है। यदि वे पंखों को बड़ा करते हैं और उड़ते समय अग्नि ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह उनके द्वारा गुजरने वाले सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर कमजोर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एपिसोड 38 मौलिक काला। विंग्स ऑफ फायर, अत्यधिक उच्च नियंत्रण और तात्विक ऊर्जा को लहराते रूप में निरंतर चैनलिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ इसे संपीड़ित करने के बजाय आप उड़ने के लिए पंखों को फड़फड़ाने के लिए ऊर्जा को लहराते रूप में नियंत्रित करते हैं। उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई मानसिक ऊर्जा को अनलॉक नहीं करता है। मानसिक ऊर्जा को अनलॉक करने के बाद वे आग के पंखों के साथ तेजी से उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। पावरहाउस के हाथों में यह सहायक मंत्र शक्तिशाली हो सकता है। यदि वे पंखों को बड़ा करते हैं और उड़ते समय अग्नि ऊर्जा छोड़ते हैं, तो यह उनके द्वारा गुजरने वाले सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर कमजोर विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वाटर शील्ड, जरूरतें, सरल नियंत्रण, आप अपनी इच्छानुसार ढाल को आकार दे सकते हैं। आमतौर पर अग्नि तत्व जादूगर के खिलाफ निम्न स्तरीय लड़ाई में उपयोग किया जाता है। रक्षात्मक। वाटर मिरर्स, बेहद बारीक नियंत्रण की जरूरत है। वाटर मिरर्स की भारी मात्रा के साथ आप वाटर मिरर्स से बनाई गई भूलभुलैया में एक प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकते हैं। असिस्टिंग, कंट्रोलिंग। अर्थ शील्ड, वाटर शील्ड के समान। रक्षात्मक। अर्थ स्पाइक्स, ठीक नियंत्रण और एक निश्चित मात्रा में पृथ्वी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप इसे अपने नियंत्रण से एक तेज धार और शंकु आकार देते हैं। जो बहुत कुशल हैं और उच्च नियंत्रण रखते हैं, वे एक समय में कई अर्थ स्पाइक्स का उपयोग कर सकते हैं।
पेनेट्रेटिव अर्थ जेल, अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता है और ऊर्जा की मात्रा जेल के आकार पर निर्भर करती है। आप अपनी छवि के अनुसार जेल की संरचना बना सकते हैं। नियंत्रण थंडरबॉल, फायरबॉल के समान। लकवा और क्षति थंडर नेट, अत्यंत सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता है और ऊर्जा की मात्रा जाल के आकार पर निर्भर करती है। जैसा कि संरचना के लिए है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कल्पना करते हैं और आप अपने नियंत्रण का उपयोग करके उस संरचना को कैसे पूरा करते हैं। कला में आने से पहले राहुल ने कुछ और मंत्र और उनके विवरण पढ़े। तात्विक कलाएं, मौलिक कलाओं का उपयोग करने के लिए हमें केवल मौलिक ऊर्जाओं से अधिक की आवश्यकता होती है। उन्हें आमतौर पर मौलिक ऊर्जा के साथ मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एलिमेंटल आर्ट्स को आपकी मानसिक ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता है। आपने पहले एक सर्प को मार डाला, और फिर आपने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ सर्प शरीर की संरचना को स्कैन किया। उसके बाद आपके लिए उस सर्प संरचना को अपनी तत्व ऊर्जा से बनाना बहुत आसान होगा क्योंकि आप अभी इसकी नकल कर रहे हैं। एक सर्प के साथ एक सर्प बनाने के बाद अपनी मौलिक ऊर्जा, आप एक निश्चित मात्रा में मानसिक ऊर्जा को इंजेक्ट करते हैं ताकि आप इसे अपने विचारों से नियंत्रित कर सकें। लेकिन कारण उन्हें मौलिक कला माना जाता है कि वे कला की तरह दिखते हैं। अच्छी तरह से यह भ्रमित लगता है, इसलिए यहाँ एक व्यवहारिक उदाहरण है। एक नागिन को मारने के बाद उस नागिन को बनाने के लिए एक मौलिक ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय आप सतह का शरीर बना सकते हैं, पृथ्वी तत्व के साथ संरचना, और फिर अग्नि तत्व के साथ आंतरिक। लेकिन पृथ्वी तत्व प्रकृति में ठोस है, इसलिए आपको उच्च मात्रा में नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि आपके पास थंडर तत्व है तो आप थंडर फैंग जोड़ सकते हैं ताकि यह आपके प्रतिद्वंद्वी को पंगु बना सके या विस्फोट कर सके। अग्नि ऊर्जा के साथ नाग जो आपके लक्ष्य के चारों ओर लपेटता है और फिर अग्नि ऊर्जा के साथ विस्फोट करता है। संक्षेप में, मानसिक ऊर्जा की मदद से मौलिक कलाओं में संरचना बनाने का चरण आसान है, लेकिन आपको अपनी मौलिक कला को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मौलिक ऊर्जा के बहुत उच्च नियंत्रण और एक से अधिक तत्वों की आवश्यकता है। मौलिक कला के ग्रेड हैं और वे संरचना की जटिलता और कला में कितने तत्वों का उपयोग कर सकते हैं द्वारा तय किए जाते हैं। लो ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, फायर स्पैरो, केचुआ, वाटरफिश आदि, इनका उपयोग स्काउट और टेस्टिंग ट्रैप या उस तरह की चीजों के लिए किया जाता है। मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, एक्वा सरपेंट, अर्थ बुल, फायर लान आदि। मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स वे हैं जिनमें हमलावर शक्ति होती है लेकिन इसमें केवल एक तत्व होता है। बेशक हर मौलिक कला में मानसिक ऊर्जा जरूरी है। हाई ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स, प्रत्येक मिड ग्रेड एलिमेंटल आर्ट्स के रूप में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। यदि उपयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक तत्व हैं और वे इसका उपयोग बुद्धिमानी से हमले की शक्ति या अन्य पहलुओं में उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए करते हैं। यदि कोई ग्रेड 6 या ग्रेड 7 जानवरों को मार सकता है जिनके पास मजबूत और बड़ी संरचनाएं हैं, तो वे उन्हें स्कैन भी कर सकते हैं और उनमें से मौलिक कलाएं बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ी संरचना को अधिक मात्रा में मौलिक ऊर्जा और उच्च नियंत्रण क्षमता वाली मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डॉट 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 सब कुछ पढ़ने के बाद राहुल ने किताब नीचे रख दी और बुदबुदाया, पहले मैं ग्रे अशुद्धियों को साफ करूंगा। राहुल ने फिर अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने इरेजर से धूसर अशुद्धियों को मिटाना शुरू कर दिया। डॉट 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 3 महीनों के बाद राहुल ने 70% धूसर अशुद्धता को साफ कर दिया था, जिससे उसके मानसिक ऊर्जा भंडार में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। लेकिन उसकी वसूली की गति 4 घंटे तक बढ़ गई, इसलिए उसकी सभी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए 4 घंटे आराम करने की आवश्यकता है। ये सब वह अब इस रिजर्व के साथ लंबे समय तक उड़ान भी भर सकता था। राहुल अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ काले भंवर के खिंचाव का विरोध कर सकता है या यदि काला भंवर सब कुछ चूस लेगा जैसा कि उसने पहले किया था। राहुल ने काले भंवर की ओर देखा और उसकी चेतना ने सोचा, चलो करते हैं। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और काले भंवर के पास चला जाता है, जैसे वह अपनी चूषण सीमा में आया था। एपिसोड 39 लड़की की मदद।
राहुल अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि वह ये जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ काले भंवर के खिंचाव का विरोध कर सकता है या यदि काला भंवर सब कुछ चूस लेगा जैसा कि उसने पहले किया था। राहुल ने काले भंवर की ओर देखा और उसकी चेतना ने सोचा, चलो करते हैं। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और काले भंवर के पास चला जाता है, जैसे वह अपनी चूषण सीमा में आया था। राहुल अपने मानसिक दायरे से बाहर आ गया क्योंकि वह काला भंवर अभी भी 1 सेकंड में इतनी बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा को खा गया था। ऐसा लगता है कि ब्लैक वर्लपूल वास्तव में ब्लैक होल की तरह है। छत की ओर देखते हुए राहुल को अचानक कुछ याद आया। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उस ब्लैक वर्लपूल में क्या है, क्योंकि यह मेरे एक हिस्से की तरह लगता है। इसे होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है ना। राहुल ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और सो गया। जागने के बाद राहुल ने अपनी दैनिक दिनचर्या की, हालांकि उसने व्यायाम करना बंद कर दिया क्योंकि इस तरह के सांसारिक व्यायाम करने से वास्तव में उसके पहले से ही मजबूत और पूर्ण आकार के शरीर को कोई लाभ नहीं हुआ। राहुल एक खाली भाव के साथ बाहर कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि ये वास्तव में यहाँ उबाऊ है, लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ वह धूसर अशुद्धता को दूर कर रहा हूँ और सो रहा हूँ। राहुल एक मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ और अचानक उसे लगा कि इस तैरते हुए द्वीप में टहल रहा है। ये तैरता हुआ द्वीप अपने आप में लोगों के रहने के लिए एक शहर है, लेकिन केवल होनहार शिष्य और उन्मूल शिष्यों और बुजुर्गों का परिवार ही यहाँ रहते हैं। एलिमेंटल सॉर्सरर्स के प्रशिक्षण क्षेत्र में आने से पहले राहुल लक्ष्यहीन रूप से चला गया। यह मौलिक योद्धाओं के प्रशिक्षण क्षेत्र के समान था क्योंकि यहाँ बहुत सारे कक्ष भी थे, लेकिन यहाँ कक्ष बेहतर अंतर्निहित और निश्चित रूप से अधिक शानदार थे। प्रशिक्षण तात्विक जादूगरों की विधि अलग थी। कक्षों को देखते हुए राहुल ने सोचा, क्या उन्हें आजमाना चाहिए, भले ही मैंने अभी तक अपने मौलिक समुद्रों का निर्माण नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका उपयोग करने के लिए हमें मौलिक क्रिस्टल के साथ भुगतान करना होगा। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, उसने कुछ दूर से कुछ आवाज सुनी। वो एक गली से आई जो बाईं ओर थी जहां से वह खड़ा था। राहुल को उत्सुकता हुई, इसलिए वह सहयोगी के पास पहुंचा और उसकी उम्र के आसपास शानदार कपड़ों वाला एक लड़का जबरदस्ती उसी उम्र की लड़की का हाथ पकड़ रहा था। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। राहुल अब स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि लड़का क्या कह रहा है। राधिका, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ एक बार आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे संसाधन दूंगा। मुझे पता है कि तुम वाटर और लाइटनिंग एलिमेंट के साथ एक प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारा परिवार गरीब है और तुम सिर्फ एलिमेंटल जर्नीमैन हो। अगर तुम साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे संसाधन दूंगा ताकि तुम मेरे संसाधनों से अपने मौलिक सागर का आकार तेजी से बढ़ा सको। राधिका नाम की लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसकी त्वचा मक्खन की तरह मुलायम और सुंदर चेहरा था, और अभी उसके चेहरे पर नाराज अभिव्यक्ति थी और उसने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरा जवाब नहीं है। अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो या मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। दृश्य देखकर राहुल ने सोचा, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। उस लड़के के कपड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ शक्तिशाली जादूगर का समर्थन है। रुको, मैं बस पूछूंगा कि वह उसको क्यों परेशान कर रहा है। अगर वह उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और इस सुंदर लड़की की मदद करूंगा। उद्धरण। राहुल को अचानक लिली की याद आ गई। लिली, जब तक मुझे धरती पर लौटने का रास्ता मिल जाता है, कौन जानता है कि कितने साल बीत गए होंगे, और केवल मैं उससे प्यार करता था लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। वह कुछ ऐसा था जो मैंने किया था, के बारे में पता था। विश्वास नहीं कर सकता कि मैं मर गया क्योंकि वह किताब वापस करने के लिए मेरे घर आई थी। वह लैनरी या लैंडी जो भी अब और उस गुंडों का बेटा है, खासकर वे 2 आदमी जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया और वे 3 जिन लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया, क्या वे अभी भी जीवित हैं? मैं बस यही आशा करता हूं कि जब तक मैं पृथ्वी पर जाने का मार्ग खोज नहीं लेता हूं, तब तक वे मरे नहीं हैं। उद्धरण। राहुल ने फिर खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अपनी तेज गति के साथ वह अचानक लड़के के सामने प्रकट हुआ जिसने लड़के को डरा दिया और लड़की को चौंका दिया।
इससे पहले कि लड़का कुछ बोल पाता, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले एक कमजोर लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? लड़के के चेहरे पर गुस्सा का भाव आ गया। आप मेरे रास्ते में आने वाला होते कौन हो? और आप अहंकारी भी हैं। जब मैं बुरी तरह से तुमको घायल कर दूंगा तब पता चलेगा कि किसी के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। बोलने के बाद लड़के ने सीधे हाथ उठाया और राहुल के चेहरे पर आग का गोला फेंका। राहुल मुस्कुराया और उसका माथा भौहें चढ़ाने लगा, लेकिन वह नहीं हिला और आग के गोले को अपने चेहरे पर लगने दिया, क्योंकि क्रिकेट की गेंद के आकार का वह दयनीय आग का गोला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर राहुल ने तेज गति से लड़के की गर्दन को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया और एक बार फिर से कहा, एक तो तुम अकेले लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर मैंने पूछा कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो तो तुम बात करने के बजाय डायरेक्ट तुम हमला कर दिया। क्या ऐसे बिना किसी कारण के किसी पर हमला करनी चाहिए? लड़के की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि उसके आग के गोले ने राहुल को एक खरोंच भी नहीं दिया और राहुल ने उसे अपनी एक हाथ से आसानी उस ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर उसकी डरावनी अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई, उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। एपिसोड 40 वो लड़की राधिका। फिर राहुल ने तेज गति से लड़के की गर्दन को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया और एक बार फिर से कहा, एक तो तुम अकेले लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर मैंने पूछा कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो तो तुम बात करने के बजाय डायरेक्ट तुम हमला कर दिया। क्या ऐसे बिना किसी कारण के किसी पर हमला करनी चाहिए? लड़के की आंखों में डर झलक रहा था, क्योंकि उसके आग के गोले ने राहुल को एक खरोंच भी नहीं दिया और राहुल ने उसे अपनी एक हाथ से आसानी उस ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर उसकी डरावनी अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई, उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। राहुल द्वारा पकड़े जाने पर भी उन्होंने तिरस्कार के साथ कहा, हो मुझे पता है तुम सिर्फ एक छोटे श्रेणी का मौलिक योद्धा हो, एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक मौलिक योद्धा। अब मुझे नीचे रखो या मैं कसम खाता हूं कि तुम अगले दिन के सूर्योदय से पहले मर जाओगे। बाद में लड़का हंसने लगा, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला। राहुल ने जैसे ही उसे गले में पकड़ा, उसकी हंसी खांसी में बदल गई। वह लड़का फिर खांसते हुए गुस्से से बोला, तुम मुझे अभी नीचे रखो, मेरे दादा एक बड़े बुजुर्ग एल्डर हैं। खांसी, बस मुझे अभी नीचे रखो। राहुल मुस्कुराया और उसे नीचे रख दिया। नीचे रखे जाने के बाद लड़के ने अपने कपड़े को ठीक करते हुए उपहास किया और कहा, क्या तुम मेरी गले पकड़ने के बाद डर रहे हो? अच्छा, अब कोई फायदा नहीं है, मैं जल्द ही तुमसे बदला लूंगा, बस रुको। राहुल के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम अंधे हो या कुछ और? मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। क्या मुझे लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लड़के ने राहुल की ओर देखा और सोचा, वो मेरे दादा का नाम सुनने के बाद डर क्यों नहीं रहा है। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राहुल ने लड़के को एक जोरदार मुक्का दिया और कहा, तुमने पहले मुझ पर हमला किया, इसलिए अब हमले करने बरी मेरी है, समझे? इतना कहकर राहुल लड़के को पीटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह रुक गया, क्योंकि वह देखा कि वह लड़का उसकी एक ही मुक्के से अपना होश खो दिया। फिर राहुल ने सोचा, मैंने अपनी ताकत का 1/4 भी इस्तेमाल नहीं किया और वह मेरी एक ही मुक्के से अपना होश खो बैठा। फिर राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। वाह, जब वह चुपके से निकली तो मुझे पता ही नहीं चला। जो भी हो, मैं अभी यहां से जाऊंगा और किसी एक कक्ष को आजमाऊंगा। वह कक्षों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि पिछली लड़की भी एक कक्ष के सामने खड़ी थी। राधिका नाम की लड़की वर्तमान में प्रशिक्षण क्षेत्र के एक कक्ष की ओर चल रही थी, जिसके बोर्ड पर लाइटनिंग का प्रतीक था। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाती, उसने महसूस किया कि उसे पीछे से कोई आवाज दे रहा है। फिर उसने एक आवाज सुनी, हेलो देयर। राधिका ने अपनी दाहिनी ओर केवल राहुल को एक मुस्कान के साथ खड़ा देखा। वह थोड़ी घबराई, लेकिन शांत हो गई और बोली, तुम पहले मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत लड़की को देखकर राहुल ने सोचा, अगर मैं पिछला वाला राहुल होता तो मेरा चेहरा पहले ही लाल हो जाता और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मेरी धड़कन बढ़ जाती। उद्धरण। राहुल ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखें अनायास ही उसके सीने के क्षेत्र की ओर चली गईं।
जैसे उसके मन में एक विचार उठा, लेकिन लानत है, वे खरबूजे की इतनी अच्छी जोड़ी है। नहीं नहीं राहुल, तुम विकृत नहीं हो। बाद में उसने कुछ सेकंड के लिए लड़की की आंखों में देखा और कहा, आपका स्वागत है। अगर वह बेवकूफ आपको फिर से परेशान करता है तो आप मुझे तीसरे महल के बगल में बाएं क्षेत्र में पा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसे शांतिपूर्ण गार्डन जैसा कुछ कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने पाया कि लड़की का चेहरा लाल हो रहा था, इसलिए उसने चिंता से पूछा, हम तुम्हारा चेहरा लाल है, क्या आपको बुखार हो रहा है? फिर उसने अपना हाथ उठाया और तापमान की जांच करने के लिए लड़की के माथे को छुआ, जिसने लड़की को चौंका दिया जैसे एक खरगोश। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा खोला और कक्ष के अंदर चला गया। राहुल उलझन में था, क्या? मैं बस चेक कर रहा था कि उसे बुखार है या नहीं। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। मुझे तनाव या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है जो मुझे लगता है, और मैं वास्तव में अब दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा हूं। उसने कुछ देर सोचा और इसे छोड़ने का फैसला किया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर प्रशिक्षण लेता हूं। उद्धरण। इस दौरान लाइटनिंग चैम्बर के अंदर दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ही राधिका की चेहरा लाल हो गया था। राधिका ने फिर खुद को शांत किया और सोचा कि राहुल ने उससे क्या कहा, शांतिपूर्ण बगीचा। लेकिन कोर एल्डर्स के केवल बहुत करीबी रिश्तेदार ही वहां रह सकते हैं। मुझे मत बताओ कि उसके पास एक कोर एल्डर का समर्थन है। राहुल फिर अपने नए घर में वापस चला गया और वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचा, 1 साल बोर होने के बाद आज मुझे कुछ मजा आया। उद्धरण। वैसे भी चलो ग्रे अशुद्धियों को मिटाने का प्रशिक्षण जारी रखते हैं। मैं उसके बाद तत्वों को नियंत्रित करना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि समर्थ मुझे शक्तिशाली देखकर कितना आश्चर्यचकित होगा। उद्धरण। 1 महीने बाद राहुल ने 90% अशुद्धता को साफ कर दिया था और बाकी 10% को साफ करने के लिए उसे केवल 3-4 दिनों की जरूरत है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ ग्रे अशुद्धता को साफ करने की गति भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके ठीक होने का समय भी 5 घंटे तक बढ़ जाता है। ग्रे अशुद्धता को दूर करने के बाद राहुल जाग गया और सोचा, यार, वह लड़की राधिका उसके बाद कभी मदद मांगने नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं पहले सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ करता हूं। उद्धरण। एपिसोड 41 अरेजर से अशुद्धता की सफी। राहुल ने 90% अशुद्धता को साफ कर दिया था और बाकी 10% को साफ करने के लिए उसे केवल 3-4 दिनों की जरूरत है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ ग्रे अशुद्धता को साफ करने की गति भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके ठीक होने का समय भी 5 घंटे तक बढ़ जाता है। ग्रे अशुद्धता को दूर करने के बाद राहुल जाग गया और सोचा, यार, वह लड़की राधिका उसके बाद कभी मदद मांगने नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं पहले सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ करता हूं। उद्धरण। 3 दिन बाद राहुल वर्तमान में धूसर अशुद्धता के अंतिम बिट को मिटा रहा था। अपने मानसिक दायरे के अंदर एक बड़ा इरेजर अपने मानसिक क्षेत्र में एक कोने में ग्रे अशुद्धता के अंतिम बिट को साफ कर रहा था। स्क्रैची स्क्रैची, स्क्रैची स्क्रैची, स्क्रैची स्क्रैची, ... ओह, आखिरकार काम किया। उद्धरण। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद कुछ हुआ। उसकी मानसिक ऊर्जा सुपर फास्ट गति से ठीक होने लगी और यहां तक कि अपनी सीमा से भी आगे निकल गई। फिर उसकी समन्वय मानसिक ऊर्जा में 20% की वृद्धि हुई। ऐसा मत सोचो कि यह 20% कम वृद्धि है। राहुल का मानसिक ऊर्जा भंडार अब बहुत बड़ा है और उसमें से 20% बिल्कुल छोटी वृद्धि नहीं है। इस रहस्यमयी घटना के बाद राहुल ने बहुत तरोताजा महसूस किया। जैसा उसने सोचा, मुझे लगता है कि इस घटना का कारण होना चाहिए क्योंकि मैंने सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ कर दिया है, इसलिए मुझे खुद से कुछ पुरस्कार मिले। उद्धरण। वास्तव में जब हर कोई अपने मानसिक दायरे के अंदर सभी ग्रे अशुद्धियों को साफ कर देता है तो वे अपनी मानसिक ऊर्जा को तुरंत ठीक कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें 20% अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने हाथों और पैरों के चारों ओर जंजीरों से बंधे जीवन जी रहे हैं और 1 साल बाद जब जंजीरें हटा दिए जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी पिछली ताकत को पुनर्प्राप्त करने के शीर्ष पर आपकी ताकत बढ़ गई है।
राहुल ने अचानक सोचा, अब देखते हैं कि भावर अभी भी मेरी सारी मानसिक ऊर्जा को चूसता है या नहीं। उद्धरण। राहुल फिर धीरे धीरे काले भावर के पास पहुंचा और अपनी चेतना के साथ थोड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा लेकर आया। जैसे ही उन्होंने काले भावर के क्षेत्र में प्रवेश किया, मानसिक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा तुरंत अपनी सारी मानसिक ऊर्जा के साथ भावर में चूस गई। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 3 सेकंड के बाद उसकी सारी मानसिक शक्ति समाप्त हो गई। राहुल अपने मानसिक दायरे से बाहर आ गया और उसका चेहरा काले भावर द्वारा लाए गए भाषणहीनता से कांप रहा था। कुछ देर बाद उसने एक शब्द कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। तारांकन के। कौन जाने कितनी देर बाद राहुल ने अपनी आंखें खोली और घड़ी की ओर देखकर सोचने लगा, अरे, मुझे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने में 6 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, मुझे इस समय को कम करने की आवश्यकता है। खट खट। फिर राहुल दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मन ही मन सोचा, आज सुबह सुबह मेरे पास कौन आया होगा, अभी सुबह के 5 बजे भी नहीं है। फिर राहुल दरवाजा खोलने के बाद व्यक्ति को देख अचंभित रह गया। ओह, इट्स वाई। जैसे ही दरवाजा खुला वह व्यक्ति जल्दी से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। राहुल ये देखकर हैरान रह गया। फिर राहुल ने कहा, राधिका, तुम बेवकूफ, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि शांतिपूर्ण गार्डन में तुम्हारा कौन सा घर है। 10 दिन पहले मैंने बहन अंजलि से पूछा और जब मैंने उन्हें आपकी उपस्थिति और मेरी स्थिति के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे आपका पता बताया। खुशी है कि मैंने आपके बारे में पहले पता पूछा। राधिका फिर थोड़ी रुकी और एक राहत की सांसें ली, लेकिन फिर उसे थोड़ा डर लगने लगा। राहुल ने हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। राहुल समझ गया था कि राधिका यहाँ पर क्यों आई है। फिर पूछा, क्या तुमने उसके बारे में अधिकारियों से शिकायत नहीं की? इससे पहले कि वह असहाय रूप से सिर हिलाती, राधिका ने खुद को आंतरिक रूप से शांत किया और कहा, मैंने शिकायत की थी और उसकी एकमात्र सजा 1 महीने के लिए तय की जा रही थी। 1 महीने के बाद वह जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस तरह ये काम करता है क्योंकि उसके दादाजी उसे बचा लेगा। बेशक अगर वह मेरे साथ कुछ करता है तो उसे उचित सजा मिलेगी, लेकिन उसके बाद वहां क्या न्याय होगी? उसे और कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन वह जल्द या बाद में अपनी आजादी हासिल कर लेगा। राधिका ने फिर आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस ली। इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, चूंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। आप, राधिका ने कहने से पहले थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप मेरी मदद करेंगे जैसे आपने कहा था। राहुल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे एक योजना की आवश्यकता है। मैं उसको मार नहीं सकता जैसा कि आपने बताया कि उसके दादाजी उसे बचा लेगा, इसलिए उसे सीधे तौर पर नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे पास परिणामों का सामना करने की ताकत नहीं है। उद्धरण। फिर राहुल ने एक सरल योजना के बारे में सोचा और राधिका से कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन हमें एक योजना की जरूरत है। मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि उसे मारने के बाद परिणाम भुगत सकूं, लेकिन अभी के लिए तुमको उससे छिपकर रहना होगा। तो तुम्हें बस इतना करना है कि उससे छिपना है। तुम जब चाहो यहाँ छिपने के लिए आ सकते हो। इस घर में वैसे भी 3 कमरे हैं, तो आपको क्या लगता है? राधिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह मायूस हो गई और चिंतित स्वर में कहा, मेरे यहाँ आने से ठीक पहले बहन अंजलि ने अपने मानसिक तावीज से मुझे सूचित किया कि सुनील मेरे घर की ओर आ रहा था, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह कमीने सुनील अभी मुझे ढूंढ रहा होगा। एपिसोड 42 ये प्यार नहीं हो सकता। राधिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह मायूस हो गई और चिंतित स्वर में कहा, मेरे यहाँ आने से ठीक पहले बहन अंजलि ने अपने मानसिक तावीज से मुझे सूचित किया कि सुनील मेरे घर की ओर आ रहा था, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह कमीने सुनील अभी मुझे ढूंढ रहा होगा। राहुल ने राधिका की बात को सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, बस यहीं छिप जाओ अभी के लिए। आज जब रात गहरी होगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कपड़े जैसी चीजें लेने जाऊंगा और अन्य चीजें, तो आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। राधिका शर्मा गई, लेकिन फिर उसने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए मैं यहाँ रहूंगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कुछ भी है, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने बेबसी से सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, हर कमरे में एक अलग बाथरूम है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर राहुल एक मजाकिया लहजे में पूछा, राधिका आप कितने साल के हैं? राहुल की यह बात सुनकर राधिका भ्रमित हो गई, लेकिन फिर वह बोली, मैं 18 साल की हूँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और तुम? ये सुनकर राहुल ने आह भरी और कहा, नहीं ऐसे ही पूछ लिया और कोई बात नहीं है। फिर राहुल ने सोचा, हालांकि यादों से मुझे पता है कि यहाँ के लोगों की शादी 16 साल होने पर हो जाती है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के नियमों का पालन कर रहा हूँ। उद्धरण। राहुल ने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं भी 18 साल का हूँ। ओह! राधिका ने आह भरी और पूछा, तो मेरा कमरा कौन सा है? राहुल ने 2 कमरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप उन 2 कमरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। राधिका ने दोनों कमरों को एक एक करके चेक किया। जिस कमरे को उसने पहले चेक किया, अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और सोचा, वह आदमी मुझ पर जबरदस्ती नहीं करेगा, है ना? वह ऐसा करने के लिए काफी मजबूत दिखता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेगा। वह एक विकृत की तरह नहीं लगता है, और जब मैं उसकी आंखों में देखता है तो मुझे ईमानदारी दिखाई देती है। वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा, मुझे उस पर भरोसा है। राधिका कमरे के अंदर जाने के बाद राहुल के बारे में सोच रही थी, लेकिन राहुल के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था जिससे राधिका को किसी बात का डर हो। राहुल सिर्फ सच्चे मन से उसकी मदद करना चाहता था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था उसके मन में। अचानक राधिका के मन में एक बात आई और सोची, मैं उसका नाम नहीं जानता और मैंने भी कभी नहीं पूछा। वह ये नहीं सोचेगा कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं क्योंकि उसके शब्दों का सही मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। मजबूत होने के बाद मैं निश्चित रूप से उसे यह एहसान चुकाऊंगा, यह मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। उद्धरण। राधिका फिर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वह राहुल के ही बारे में सोच रही थी। फिर वह खुद से ही बोली, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो शर्मा जाती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि यह क्या है। यह प्यार नहीं हो सकता। वो मुझसे कुल मिलाकर 2 बार मिला। हम। उसने निष्कर्ष पर आने से पहले कुछ देर सोचा, यह एक आकर्षण होना चाहिए। मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद मैं उसके प्रति आकर्षित हूं और वह कैसे ईमानदार लगता है। हाँ, ये सिर्फ आकर्षण है, ये बाद में दूर हो जाएगा। उद्धरण। डॉट 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 डॉट। इस दौरान राहुल इस समय अपने मानसिक क्षेत्र में था और वही ये तय कर रहा था कि उसे इस चेतना के साथ काले भंवर में जाना चाहिए या नहीं। मानसिक दायरे के अंदर राहुल वर्तमान में काले भंवर को देख रहा था जैसा उसने सोचा था। जब मैं काले भंवर को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रहा हूं, इसलिए यह निश्चित रूप से मेरे होने का एक हिस्सा है। इसके साथ ही मूल रूप से काले भंवर को होना चाहिए, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उद्धरण। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने आखिरकार काले भंवर के पास जाने का फैसला किया। उसकी चेतना धीरे धीरे काले भंवर की सीमा पर पहुंची। जब उसने सीमा में प्रवेश किया तो उसने सोचा कि उसे काले भंवर की चूषण शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसने कुछ महसूस नहीं किया और सफलतापूर्वक काले भंवर में प्रवेश कर गया। ये लगातार घूम रहा था, इसलिए राहुल ने इसे ब्लैक व्हर्लपूल नाम दिया। और जब राहुल ने इसे मानसिक ऊर्जा दी तो कताई की गति और चूषण शक्ति और पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, नहीं और अधिक, जब उसने राहुल की सभी मानसिक ऊर्जा को चूसा। फिर वह गहरे काले भंवर में चला गया। जो काली वस्तु लगातार घूम रही थी वह अलौकिक थी, वह उसे अपनी चेतना से महसूस नहीं कर सका। वह गहराई में गया और अचानक खुद को मुक्का मारा, जिसका अर्थ है कि उसकी चेतना अवरुद्ध हो गई। ये मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा लगता है कि मैंने एक दीवार पर मुक्का मारा। रुको नहीं, जैसे मैंने एक दरवाजा को मुक्का मारा, कुछ अतीत होना चाहिए ये दरवाजा का। उद्धरण। राहुल ने फिर जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिल्कुल भी हिलता नहीं था। जिस दीवार या दरवाजे को उसने मुक्का मारा वह हिलता भी नहीं था। शायद मुझे यहां आना चाहिए, जबकि काला भंवर एक तत्व को अवशोषित कर रहा है।
इस तरह मैं देख सकता हूं कि यह कैसे काम करता है। उद्धरण। राहुल तब तैयार हो गया क्योंकि अंत में उसके मौलिक समुद्रों को बनाने का समय आ गया था, एक अग्नि तत्व के लिए और एक थंडर तत्व के लिए। एपिसोड 43 फायर और ऊर्जा। शायद मुझे यहां आना चाहिए, जबकि काला भावर एक तत्व को अवशोषित कर रहा है। इस तरह मैं देख सकता हूं कि यह कैसे काम करता है। उद्धरण। राहुल तब तैयार हो गया क्योंकि अंत में उसके मौलिक समुद्रों को बनाने का समय आ गया था, एक अग्नि तत्व के लिए और एक थंडर तत्व के लिए। राहुल ने पहले अपनी आंखें बंद की और वातावरण से अग्नि और गड़गड़ाहट की तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। उन्होंने दीनानाथ से सीखा था कि उनके दिमाग को किसी भी विचलित करने वाले विचारों से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए खाली रहना चाहिए। एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उनकी आत्मीयता का प्रभाव शुरू हो जाएगा क्योंकि यह उनकी आत्मीयता से संबंधित तात्विक ऊर्जा को आकर्षित करेगा उनकी तरफ। चूंकि राहुल का वर्तमान में आग और गड़गड़ाहट से लगाव है, तो वह वातावरण से अग्नि और गड़गड़ाहट की तात्विक ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा। बेशक तात्विक ऊर्जा इकट्ठा करने का एक और तरीका है और वह है मौलिक क्रिस्टल का उपयोग करना, लेकिन राहुल के पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह केवल इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। राहुल को अचानक याद आया कि उसके पास हाई ग्रेड फायर और हाई ग्रेड थंडर एलिमेंटल क्रिस्टल है, लेकिन उनका सार काले भावर द्वारा चूसा गया था। राहुल बुदबुदाया और अचानक उसे एक विचार आया, शायद मैं चैम्बर्स में प्रशिक्षण के लिए मुद्रा के रूप में उनका उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूं। उद्धरण। चैम्बर बड़ी मात्रा में तात्विक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए यह प्रशिक्षण में प्रगति का एक अच्छा तरीका है, लेकिन हमें उनका उपयोग करने के लिए एलिमेंटल क्रिस्टल को कीमत के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता है। राहुल खड़ा हो गया और उसने अपने बैग से दोनों क्रिस्टल को पकड़ लिया और दरवाजा खटखटाया जहां राधिका रह रही थी। कमरे के अंदर राधिका चौंक गई और अपने विचारों से बाहर निकल गई और उसने चिंता से पूछा, क्या है? बस आपको ये बताने आया कि मैं प्रशिक्षण मंडलों में साधना करने जा रहा हूं। ये कहकर फिर राहुल मौलिक जादूगरों के प्रशिक्षण क्षेत्र की दिशा में चला गया। इस बीच राधिका चौंक गई और उलझन में सोचा, ट्रेनिंग चैम्बर्स। लेकिन क्या वह मौलिक योद्धा नहीं है? बहन अंजलि ने कहा था कि वह एक मौलिक योद्धा है जो एल्डर दीनानाथ का रिश्तेदार है। उद्धरण। इसी बीच राहुल तेजी से आया और ट्रेनिंग जोन में पहुंच गया। सबसे पहले वह बूथ पर गया, क्योंकि ये कक्ष बंद है और बूथ पर कीमत चुकाने के बाद ही इसे खोला जा सकता है, इसलिए मुझे पहले प्रभारी से मिलना होगा, राहुल ने सोचा। राहुल फिर बूथ पर गया और प्रभारी व्यक्ति से कहा, मैं एक उच्च श्रेणी के एलिमेंटल क्रिस्टल के साथ कक्ष में कब तक प्रशिक्षण ले सकता हूं? प्रभारी 40वें वर्ष के ओल्ड मन था। वह राहुल पर मुस्कुराया और उत्तर दिया, आप एक उच्च श्रेणी के पत्थर के साथ 1 घंटे के लिए कक्ष में रह सकते हैं। राहुल ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति को एक उच्च श्रेणी का अग्नि तत्व क्रिस्टल दिया। मैं 1 घंटे के लिए फायर चैम्बर में रहना चाहूंगा। उस बूढ़े आदमी ने क्रिस्टल लिया और बूथ के अंदर अपनी मेज पर एक बटन दबाया और कहा, ठीक है, मैंने फायर चैम्बर नंबर 24 खोल दिया है। 1 घंटे के बाद ऊर्जा की आपूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी। इसके बाद राहुल फायर चैम्बर नंबर 24 पर पहुंचे और अंदर चले गए। दीवारों पर हैंडल नहीं थे, लेकिन बीच में एक छोटा सा गद्दा था। राहुल वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही वे बैठे, अग्नि तात्विक ऊर्जा गैसीय रूप में प्रकट हुई। राहुल ने फिर एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और अग्नि तत्व ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करना शुरू कर दिया। राहुल ने अचानक अपनी आंख खोली क्योंकि उसने अपने चारों ओर अग्नि तात्विक ऊर्जा की अनुपस्थिति को महसूस किया। मैंने समय का भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद सहज रूप से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। राहुल को तभी अचानक कुछ याद आया। यार, मैं मौलिक ऊर्जाओं को परिष्कृत करना भूल गया जब मैं उन्हें अवशोषित कर रहा था। अब मुझे अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को परिष्कृत करना है। मेरी अग्नि ऊर्जा समुद्र वैसे भी कहाँ है? ऊर्जा समुद्र बनने के बाद मैंने पहली पुस्तक में जो पढ़ा है उससे मैं इसके साथ अपने आप संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए और अपने अंगों को हिलाने की तरह आसानी से बाहरी दुनिया में इससे चैनल खोल सकता हूँ।
राहुल ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले कुछ सेकंड के लिए सोचा, और जैसे ही उन्होंने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके मानसिक क्षेत्र के नीचे कुछ बना हुआ है, और उस चीज का उनके साथ बहुत करीबी संबंध है। राहुल ने तब ध्यान केंद्रित किया और अपनी चेतना को केवल चकित करने के लिए वहां ले गया। उनके मानसिक क्षेत्र के नीचे एक और क्षेत्र मानसिक क्षेत्र की तरह खुल गया था, और उस क्षेत्र के अंदर नारंगी गैसीय द्रव्यमान का एक कटोरा वहां इकट्ठा हुआ था। गैसीय द्रव्यमान को देखते हुए राहुल ने सोचा, तो यह मेरी अग्नि ऊर्जा समुद्र है। यह वास्तव में छोटा है। उद्धरण। तभी उन्हें अपने चैत्य क्षेत्र में किसी प्रकार की हलचल महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वे वहां जांच के लिए जाते, वे इस क्षेत्र के अंदर कुछ दिखाई दे रहे थे, जहां उनकी अग्नि ऊर्जा समुद्र निवास करती थी। उन्हें देखकर चकित रह गए। यह वह लाल क्रिस्टल था। वह लाल क्रिस्टल अपने अग्नि ऊर्जा समुद्र के ऊपर प्रकट हुआ और घूमने लगा। तब राहुल को एक और झटका लगा, क्योंकि क्रिस्टल के घूमने के बाद उसने गैसीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया, और केवल 3 सेकंड में क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। यह क्या चल रहा है? राहुल ने सोचा। क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को अवशोषित करने के बाद भी वह फिर भी घूमना बंद नहीं किया। 1 मिनट के बाद क्रिस्टल ने कुछ जारी किया। उसे देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया। एपिसोड 44 राधिका की घर। तब राहुल को एक और झटका लगा, क्योंकि क्रिस्टल के घूमने के बाद उसने गैसीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित किया, और केवल 3 सेकंड में क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। यह क्या चल रहा है? राहुल ने सोचा। क्रिस्टल ने अपनी अग्नि ऊर्जा समुद्र को अवशोषित करने के बाद भी वह फिर भी घूमना बंद नहीं किया। 1 मिनट के बाद क्रिस्टल ने कुछ जारी किया। उसे देखकर राहुल बिल्कुल हैरान रह गया। अब यह वही चीज मत होना जो मुझे लगता है कि यह वही है। उद्धरण। राहुल ने इस बारे में दीनानाथ दी गई पुस्तक में पढ़ा था। जब एलिमेंटल ओवरलॉर्ड रहस्यवादी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो वे अपनी मौलिक ऊर्जाओं को परिष्कृत कर सकते हैं और उन्हें तरल रूप में बदल सकते हैं, और क्रिस्टल द्वारा निर्मित यह चीज पुस्तक में उल्लिखित तरल ऊर्जा के समान है। उद्धरण। इसका मतलब है कि मैं इसी तरह एलिमेंटल ओवरलॉर्ड बन गया। इस संभावना के बारे में सोचकर राहुल लगभग डर गया। रेड क्रिस्टल घूमता रहा, क्योंकि इसने अग्नि तत्व ऊर्जा की 5 बूंदों का उत्पादन किया। उसके बाद इसने कोई बूंद नहीं पैदा की, लेकिन वह घूमना बंद नहीं किया। राहुल ने 5 मिनट और लाल क्रिस्टल को देखा, और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा, ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टल अब से घूमता रहेगा। उद्धरण। फिर भी थोड़ा हैरान महसूस करते हुए राहुल कक्ष के चारों ओर चलने लगा, और जैसे ही वह बाहर आ गया, तो उसे एक फ्रेश ऊर्जा महसूस हुआ। वह अंत में जानता था कि क्रिस्टल क्यों घूम रहा था। यह फायर ऊर्जा को आकर्षित कर रहा था, लेकिन फिर कक्ष ने फायर ऊर्जा को निकलना बंद कर दिया, इसलिए राहुल उन्हें इकट्ठा नहीं कर सका। अब जब वह कक्ष से बाहर आया, तो वातावरण से फायर ऊर्जा स्वतः ही क्रिस्टल द्वारा आकर्षित हो गई, क्योंकि उसने उन्हें अवशोषित कर लिया था। लेकिन राहुल ने प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं किया, और वह बूथ की ओर गया और लाइटनिंग चैम्बर में प्रशिक्षण के लिए एक उच्च ऊर्जा लाइटनिंग क्रिस्टल का भुगतान किया। मेरे पास वह गहरा नीला क्रिस्टल भी है, और इसका कार्य लाल क्रिस्टल के समान होना चाहिए, तो पहले मैं लाइटनिंग को ऊर्जा को अवशोषित करूंगा। यह सोचकर राहुल लाइटनिंग के कक्ष में पहुंचा और बीच में बैठ गया। फिर राहुल ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और उत्पन्न होने वाली गैसीय लाइटनिंग की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद जब प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह बंद हो गया, तो राहुल ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मानसिक क्षेत्र के नीचे खुला क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र कहलाता है, जहां विभिन्न तत्वों की ऊर्जा रहती है। जब राहुल ने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया और लाइटनिंग की ऊर्जा के गैसीय द्रव्यमान के साथ संबंध महसूस किया, तो उसने इसी तरह के अपने मानसिक क्षेत्र में हलचल को महसूस किया, और वास्तव में द लाइटनिंग क्रिस्टल भी गैसीय लाइटनिंग की ऊर्जा के ऊपर मंडराया और घूमना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद लाइटनिंग के क्रिस्टल द्वारा सभी गैसीय बिजली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया। फिर लाइटनिंग की ऊर्जा की बूंदों का उत्पादन शुरू कर दिया था।
ये देखकर राहुल खुशी से मुस्कुराया और सोचा, मैं रहस्यवादी दायरे और रहस्यवादी ऊर्जा के बिना मौलिक योद्धा बन गया। अगर लोगों को पता चला तो वह अपने होश खो बैठेंगे और फिर वे मुझसे रहस्यों के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। उद्धरण। राहुल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति से सोचा, हालांकि मेरे पास एलिमेंटल ओवरलॉर्ड के समान ऊर्जा है, फिर भी मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं हो, क्योंकि उनके पास मौलिक ऊर्जा के विशाल भंडार के शीर्ष पर रहस्यवादी ऊर्जा है। इस बीच मेरे पास केवल कुछ बूंदें हैं फायर ऊर्जा और लाइटनिंग ऊर्जा की। उद्धरण। राहुल ने ये सोचकर निर्णय लिया, मुझे दीनानाथ द्वारा दिए गए इस अवसर को अच्छे से फायदा उठाना होगा और खतरे के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और अपनी अग्नि और बिजली ऊर्जा के भंडार को उसकी अधिकतम सीमा तक बढ़ाना होगा। अगले 43 दिनों में मुझे खुद को अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि क्रिस्टल धीरे धीरे वायुमंडलीय अग्नि और बिजली ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लेंगे, इस बीच मैं अपनी मानसिक ऊर्जा के काले भावर को प्रतिदिन खिलाता रहूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ होता है। उद्धरण। उसके बाद राहुल घर लौट आया, फिर वह अपने कमरे में प्रवेश कर गया और सोने से पहले अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को काले भावर को खिलाया। इस दौरान राधिका अभी भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने हमेशा खतरों से बचते आ रही थी, लेकिन वह अभी एक अनजान आदमी के घर में रह रही थी और वह उस आदमी से अपरिचित था। उसने राहुल के साथ पिछली बात के बारे में बात करने का फैसला किया जो उसने सोचा था। वह अपने कमरे से बाहर निकली और राहुल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाजा आधा खुला है। वह क्या कर रहा है? फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि राहुल अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। सुबह क्यों सो रहा है? क्या वह रात को नहीं सोया था? राधिका फिर मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। आमतौर पर उसे अभ्यास करनी चाहिए, लेकिन वह अपने साथ कोई मौलिक क्रिस्टल नहीं लाई थी और वह अपना मिशन भी पूरा नहीं कर सकती थी, जो कि था 5 ग्रेड 3 जादुई जानवर का शिकार करने के लिए। आहें लग रही है कि अब मैं केवल सामान्य रूप से अभ्यास कर सकती हूँ। राधिका ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। राहुल 5 घंटे बाद उठा। घड़ी की ओर देखा तो दोपहर के केवल 2 बज रहे थे। फिर उसने सोने से पहले एक बार फिर काले भावर को अपनी सारी ऊर्जा सोखने दी। राहुल एक बार फिर से वही काम करने से पहले उठा। उसने अपनी बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा को काले भावर में खाली कर दिया और सो गया। इस बार जब राहुल उठा तो उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, 12 बजे है, यह मेरे अनुमान का समय है। उद्धरण। फिर वह अपने बिस्तर से उठा, अपने बैग से एक हुड और एक गाउन निकाला और राधिका को लेने चला गया। राहुल दरवाजा के पास जाकर दरवाजा को खटखटाया। राधिका ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और पूछा, क्या है राहुल, सोने भी दो ना। लेकिन उसके ठीक बाद उसे याद आया कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी। मैं लगभग इसके बारे में भूल गई और सो गई। क्या आप भूल गए कि हम आपका सामान यहां लाने के लिए आपके घर जाने की योजना बनाया था? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और पूछा, क्या तुमको अभी जाना है तुम्हारे घर सामान लेने के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। फिर राहुल ने राधिका से कहा, ये हुड और गाउन पहन लो। राधिका उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई, फिर उससे हुड और गाउन ले लिया। फिर दोनों ने घर छोड़ दिया और एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर राधिका आगे आगे चलने लगा, क्योंकि राधिका को रास्ता पता था, इसलिए वह राहुल के आगे आगे चलने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। 10 मिनट चलने के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां कोर शिष्य ठहरे हुए थे। एपिसोड 45 राधिका की मजबूरी। क्या आप भूल गए कि हम आपका सामान यहां लाने के लिए आपके घर जाने की योजना बनाया था? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और पूछा, क्या तुमको अभी जाना है तुम्हारे घर सामान लेने के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। फिर राहुल ने राधिका से कहा, ये हुड और गाउन पहन लो। राधिका उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई, फिर उससे हुड और गाउन ले लिया। फिर दोनों ने घर छोड़ दिया और एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर राधिका आगे आगे चलने लगा, क्योंकि राधिका को रास्ता पता था, इसलिए वह राहुल के आगे आगे चलने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा।
... 10 मिनट चलने के बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां कौर शिष्य ठहरे हुए थे। यहाँ के सदनों का भी अपना निजी आधार था और प्रत्येक घर के बीच काफी जगह भी थी। हालांकि वे अभी भी दीनानाथ द्वारा राहुल को दिए गए घर की तुलना में थोड़े जर्जर थे। राधिका और राहुल वे दोनों 5 मिनट तक उस क्षेत्र में थोड़ी और चले। फिर राधिका ने बाईं ओर के घर की ओर इशारा किया और राहुल से फुसफुसाया, यह मेरा घर है, यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अपना सामान पैक कर दूंगी। राहुल ने फुसफुसाते हुए चारों ओर देखा, फिर राधिका से कहा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी यहीं पर इंतजार करता हूँ। बस बेकार चीजें अपने साथ न लेना, केवल अपने क्रिस्टल, कपड़े इत्यादि जैसी जरूरी चीजें लेना। राधिका ने राहुल को देखे बिना कहा, मुझे पता है। इसके बाद वह अपने घर की तरफ गई, फिर वह अंदर चली गई। राहुल ने फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को चारों ओर फैला दिया ताकि वह आने वाले खतरे को पहले से ही जान सके। ... 15 मिनट के बाद आखिरकार राधिका 3 बैग लेकर घर से निकली। राधिका को बाहर आते देख राहुल ने हाथ हिलाया और वो 3 बैग राहुल की तरफ उड़ गए। इसके बाद राहुल मनीषा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया और राहुल की इस हरकत से वह चौंक गई थी। राहुल ने फिर सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और अपने घर की दिशा में उड़ गया और 3 बैग उसके पीछे तैर रहे थे। राधिका एक बार फिर चौंक गई और वह राहुल को देखा और अविश्वास में कहा, तुमने अपना मानसिक क्षेत्र भी खोल दिया है। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी सारी धूसर अशुद्धियां साफ कर दी हैं। यह सुनकर हैरानी से राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर उसने सोचते हुए अपना सिर हिला दिया, असंभव, वह सिर्फ 18 साल का है और वह उस पर मौलिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण ले रहा है। फिर वह उत्सुक हो गई और फिर राहुल से पूछा, आपने अपना प्रशिक्षण कब शुरू किया? और आप एक मौलिक योद्धा हैं, है ना? राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे पहले ही अपने घर आ चुके थे। वह पहले हंसते हुए जवाब देने से पहले नीचे उतरे, हाँ, मुझे 2 साल भी नहीं हुए हैं जब से मैंने एलिमेंटल वॉरियर के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया है, और 1 साल भी नहीं हुआ है जब मैं मेरा मानसिक क्षेत्र खोला। इतना बेतुका जवाब सुनकर राधिका ने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया और बैग उठाकर अंदर जाने से पहले अपनी आंखें घुमा ली। राहुल समझ गया कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। फिर उसने घर में प्रवेश किया और उससे पूछा, क्या आपके पास पूरा करने के लिए कोई मिशन है? मुझे पता है कि मुख्य शिष्यों को मिशन खत्म करने की जरूरत होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों को लहराया और अपनी मानसिक ऊर्जा से अपने बैग को नियंत्रित किया और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला और डाल दिया। इससे पहले कि वह आगे बढ़े, उन्हें उसके कमरे के अंदर एक तरफ रख दिया। और क्या तुमने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है? आपको उस कमीने सुनील के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि आपके गुरु के रूप में एक प्रमुख बुजुर्ग है तो। उद्धरण चिन्ह। यह देखकर कि राहुल ने उसके बैग कमरे में रख दिया है, वो फिर कुर्सी पर बैठ गई, एक गहरी सांस ली और अपनी स्थिति बताई, मैं अभी 6 महीने पहले थंडर फायर वैली में शामिल हुई। ये देखकर कि मेरे पास दोहरे तत्व थे और वे दोनों उच्च ग्रेड थे, मुझे सीधे कोर्स शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। मेरा वर्तमान मिशन 5 ग्रेड 3 जादुई जानवरों को मारना है। फिर वह कुछ सेकंड के लिए रुकी और थोड़ी कांपती रही और बोलती रही क्योंकि उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई। 2 कोर एल्डर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे दोनों बूढ़े थे और मुझे ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने मुझे कैसे देखा। और 3 महिला कोर एल्डर्स में 2 बुजुर्ग घाटी में नहीं थे और तीसरी महिला कोर एल्डर ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए मेरे पास कोई गुरु नहीं है। सुनील, वह कमीने हमेशा मेरा पीछा करता था और हर बार मुझे गंदी आंखों से देखता था, इसलिए मैं खुद तीसरी महिला बड़ी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे और यहाँ तक कि उसे सुनील के बारे में भी बताया, लेकिन उसने फिर भी अस्वीकार कर दिया। मैं राधिका की आंखों से आंसू निकलने की कगार पर थे लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। राहुल उलझन में था कि उस महिला बुजुर्ग ने राधिका को अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब से उसने राधिका से कहा कि वह उसकी मदद करेगा, तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा।
बेशक वह बिना लापरवाह कदम उठाए उसकी मदद करेगा। वैसे भी चलो उसे अभी के लिए खुश करें। यह सोचकर वह राधिका की ओर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, चलो पहले अपना मिशन पूरा करते हैं और उस सुनील को जब तक के लिए भूल जाओ। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर राधिका की गाल हल्के लाल और गुलाबी हो गए। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।